हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पैशन एजुकेशन के PYQs की सीरीज़ में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं GPSC क्लास 1-2 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी 8/1/23 को, उसके PYQs डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज जो हमारी GPSC की क्लास 1-2 की नोटिफिकेशन आई थी, उसका आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 23 मार्च। जो भी बच्चों का रह गया है फॉर्म फिलअप करना, फटाफट से भर दीजिएगा। एंड मैं आशा करती हूँ अब आप अपनी सीरियस तैयारी में लग चुके होंगे। दोस्तों, अब आपका बिल्कुल भी मन भटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अब वो टाइम नहीं रह गया है कि अब आप ये कहें कि किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। पिछले 1 साल से जो लोग तैयारी कर रहे थे, उस बीच में अगर आपने कोई गैप लिया हो कि हाँ भाई छुट्टियाँ हो गई, 2-3 दिन पढ़ने का मन नहीं रहा हमारा, हमने बिल्कुल बुक हाथ में नहीं ली, बट अब आपके पास वक्त बहुत ही कम रह गया है। जब नोटिफिकेशन के साथ ही टेंटेटिव प्रीलिम्स की डेट दे दी गई हो 20 अप्रैल, ठीक है, तो तलवार एकदम सामने आपके सिर के ऊपर लटकी हुई है। अब जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, अब जो कह रहे हैं ना, अब जो बहाने मार रहे हैं कि भाई मन नहीं कर रहा, आज आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो वो अपना चांस कम कर रहे हैं उस सीट को, जो 240 वैकेंसी आई है उसमें अपनी सीट पक्की करने को। ठीक है, तो अब आपको लगना चाहिए कि आप अपने सपने के बहुत ही ज़्यादा करीब है और आपको अपना 100% देना है दोस्तों। अब कुछ भी जोड़ दीजिए, अब आपका मूड अप डाउन क्या हो रहा है सब कुछ एक साइड कीजिए, मौसम के परिवर्तन को छोड़ दीजिए, अपने मूड के बदलाव के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जस्ट डिसिप्लिन्ड रहिए। बिकॉज ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्तों, स्ट्रेस नहीं लेना है कि एक बार फेल हो गए तो क्या होगा। अरे देखिए, फेल और सक्सेस वो बात की बात है। आपको उसकी वजह से अपना 100% देने से अगर आप चूक गए, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो फेलियर का वो अपने सिर पे अगर कोई जो आपके दिमाग में स्पेस है ना, वहाँ पे फेलियर का एफ भी मत आने दीजिए। उसके लिए जगह ही नहीं है आपके पास। अभी आपके पास जितनी भी स्पेस है, वो सिर्फ पढ़ाई का जितना आप भर सकते हैं वो भरने के लिए है। हम ये भी जानते हैं कि जो पेपर है हमारा, अब 2 पेपर होते थे पहले, अब एक ही पेपर होने वाला है। हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है, कोई मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं है, इधर उधर भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ एक चीज़ दिखनी चाहिए, आपका टारगेट, आपका टारगेट। ऐसे अपने आप को व्यस्त रखिए कि आपको जो स्ट्रेस प्रेशर वो फील ही नहीं होना चाहिए। एकदम मस्त रहिए। आपने जो अपना टाइम टेबल बना के रखा है उसे ही फॉलो कीजिए प्लीज़। अब 30 दिन का किसी ने यूट्यूब पर डाल दिया कि कैसे 30 दिन में कवर करें सिलेबस को, किससे 35 दिन में, कैसे 50 दिन में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल। पिछले 1 साल से जो आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, अगर वो किसी और का दिया भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फॉलो करते आ रहे हैं, उसी को फॉलो कीजिए प्लीज़। इन आखिरी के दिनों में किसी और गाइडेंस में मत जाइए, कहीं और फॉलो करने के चक्कर में अपने उस रूटीन को मत बदलिए जिसके साथ आप एकदम कंफर्टेबल हो चुके थे। डजेंट मैटर आप रात को पढ़ते हैं, दिन को पढ़ते हैं, जब भी आपका मन करे आप तब पढ़िए। दिन में 16 घंटा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, दिन में 4 घंटा आप एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है ना। एक दिन हमने 16 घंटे पढ़ाई की और 4-5 दिन तक हम पढ़े ही नहीं, उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि हम हर दिन 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। आप कहेंगे मैम हर दिन 5 घंटे की पढ़ाई करना है और एक दिन मैंने 16 घंटे पढ़ लिया, सही तो है, कैलकुलेशन तो फिर भी सही बैठ रही है दोस्तों। एफिशिएंटली हमारा ब्रेन जो है ना, एफिशिएंसी के साथ काम करता है। कब? जब हमसे हम एक अच्छा अमाउंट का ब्रेक देते हैं, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करते हैं। हम 16 घंटे उसको एक दौड़ा नहीं सकते। जब दौड़ते दौड़ते कभी ना कभी थकेगा, ठीक है, तो उस थकान के बाद आपको याद नहीं होगा, सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। तो ऑब्वियसली अब आपने जिस तरीके का भी टाइम टेबल बनाया है, मैं अपने चैनल पे कुछ भी ये नहीं डाल रही हूँ कि लास्ट के एंड मोमेंट पे आपको क्या करना है, क्योंकि लास्ट के एंड मोमेंट में आपको सिर्फ रिविजन करनी है, सिर्फ रिविजन करनी है, कुछ नई चीज़ प्लीज़ मत उठाइएगा। सिर्फ रिविजन कीजिए, PYQs फॉलो कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, टेस्ट सीरीज लगाइए। बस यही हमारे तरफ से आपके लिए एक जो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र है,
एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बस यही है, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप जो रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं अब तक उसी को फॉलो कीजिए और रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए अब अपना। तो सो टारगेट अपना एकदम क्लियर रखिए। प्रीलिम्स क्लियर करना है किसी भी तरह, प्रीलिम्स क्लियर करना है तो वो कीजिए जो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ 16 घंटे पढ़ना ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए क्या ज़रूरी है वो कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप मेंस का सोचिएगा। तो पहले अभी जो आपके पास सामने टारगेट है उसके बारे में सोचिए। अब ये मत कहिएगा कि मैंने अभी तक मेंस का कुछ नहीं किया, प्रीलिम्स का करूँ मेंस का करूँ। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप प्रीलिम्स का ठंडे दिमाग से बिना कोई स्ट्रेस लिए प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, उसे निकालिए पहले, आपकी जिम्मेदारी में है। फिर मेंस की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। एक एक टारगेट लेकर के चलते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि टारगेट है हमारा प्रीलिम्स क्लियर। चलिए दोस्तों, हम हमारी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी बच्चे हमारे चैनल को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, उन सभी के लिए डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं। पुरानी वीडियोस में मैंने आगे के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी के साथ साथ 24 का भी पेपर हमने डिस्कस कर लिया है पूरा, आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों भूलिएगा मत, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका टारगेट है, टारगेट जीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर। अपने आप को भी ये रिमाइंड कराते रहिए ताकि आप उस दिशा में काम करें जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने में मदद करें। आपका टारगेट हमेशा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ताकि आप भटके नहीं, ठीक है। तो बार बार अपने आप को हर सुबह उठिए और हर सुबह याद दिलाइए कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है। फाइन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। फर्स्ट, open market operation refers to buying and selling of a bond issued by government in the open market. Second, selling of bond by RBI leads to increase in total amount of reserve in economy and thus increase in the मनी सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे गलत कौन सा है ऐसा पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, दैट इज सेकेंड ओनली। हम समझेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएंगे अगर इसी कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़रा ध्यान से ओपन मार्केट ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। So open market operation are market operation conducted by RBI by way of a sale or purchase of a government securities to from the market with an objective to adjust rupee liquidity condition in the market on a durable basis. So यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट कराया जाता है आरबीआई के द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तो ध्यान में रखिएगा, आरबीआई के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं जिसके तहत वो क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, जिससे जो मार्केट की लिक्विडिटी कंडीशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। आप समझ गए हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है जिसके तहत वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेस या सेल करते हैं ताकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कंडीशन को कंट्रोल किया जा सके। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई मार्केट की लिक्विडिटी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। देखिए, if there is an excess liquidity, RBI resort to sale of securities and sucks out the rupee liquidity. Similarly, when the liquidity conditions are tight, RBI buys securities from the market, thereby releasing liquidity into the market. It is one of the quantitative monetary policy tool which is employed by central bank of a country to control the money supply in the economy. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा जिससे कि जितने भी लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने चाहते हैं वो उन सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे और अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी कंडीशन थी, जितने पैसे, लिक्विडिटी कंडीशन यानी क्या कहा जाएगा इसको कि यानी मार्केट में पैसे ज़्यादा आ गए थे, वो क्या हो जाएंगे अब इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आरबीआई के पास पहुंच जाएंगी, यानी मार्केट से लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो अगर एक्सेस लिक्विडिटी है तो आरबीआई क्या करेगा, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ताकि जो पब्लिक है वो उन्हें परचेज कर सके, ठीक है। इसी तरीके से जब लिक्विडिटी कंडीशन टाइट है तब क्या किया जाएगा, तब आरबीआई के द्वारा मार्केट से
जी सैक्स यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया जाएगा और उसी के तहत आरबीआई पेमेंट करेगा, और जब वो पे करेंगे तब वो पैसे जो हैं वो मार्केट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा गया है, सेलिंग ऑफ बॉन्ड बाय आरबीआई लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व इन इकोनॉमी एंड दस इंक्रीज मनी सप्लाई। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि जब सेल करेंगे तो जो हमारी पब्लिक है वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर देने वाली है आरबीआई के पास, तो फिर उनके पास पैसे ही नहीं रहने वाले हैं, तो मनी सप्लाई इंक्रीज कहाँ से होगी? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर। First, commercial paper is a secured money market instrument issued in a form of promissory note. Second, commercial paper will be issued at a discount to face value as may be determined by the issuer. Third, all the corporates are automatically eligible to issue commercial papers. So यहाँ पे जो correct option हो जाते हैं वो है B, that is second only. commercial paper समझ लेते हैं हम दोस्तों। ध्यान में रखिएगा ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब क्योंकि हम यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूँ मनी मार्केट किसे कहा जाता है। तो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें दो तरीके के, जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें दो तरीके की मार्केट होती हैं। एक हो जाता है कैपिटल मार्केट एंड दूसरा हो जाता है स्टूडेंट्स मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज़ होती है उनके साथ डील की जाती है, उनका सेल और परचेज होता है। जबकि मनी मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती है उनकी सेल और परचेज की जाती है, वो हो जाते हैं। सो कॉमर्शियल पेपर जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड बाय हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स टू रेज लोन फॉर शॉर्ट टर्म। सो इनका यूज़ कॉर्पोरेट्स के द्वारा किया जाता है। दे हैव अ मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 7 days एंड अ मैक्सिमम of up to 1 year from the date of issue. The commercial paper can be issued by a company only after obtaining a specific credit rating from an agency approved by RBI. चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोहन कर्व। A. It describes how household expenditure on a particular good or service varies with the household income. B. It is a graphical representation of relationship between unemployment and job vacancy rates. C. It is a graph which indicates that there is a level of government spending that maximize economic growth. And D. It is a method for predicting the likely production rate of any finite resource over the time. So यहाँ पे correct option हो जाता है C. It is a graph which indicate that there is a level of a government spending that maximizes economic growth. तो रोहन कर्व किसका कनेक्शन शो करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ का। दोस्तों यूपीएससी जीपीएससी ऐसे ही क्लास 1 to 11 बैंकिंग और जो भी आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कर्व्स के बारे में अगर जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल में पूछी जाती है, देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आगे हम जो डिस्कस किए हैं अब तक जो डिस्कस किया है वो कोई दूसरी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ऑफकोर्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं रोहन कर्व के अलावा दूसरी कर्व्स को भी डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेंगे हर अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो फर्स्ट आ जाता है क्यूजनेट्स कर्व। It is used to demonstrate the hypothesis that economic growth initially leads to greater inequality followed later by reduction of inequality. So economic growth के द्वारा कैसे पहले तो inequality होती है, उसके बाद inequality में reduction होता है। फिर सेकेंड बात कर रहे हैं हम लॉरेंस कर्व के बारे में। So it is a way of showing distribution of income within an economy, distribution of income. Lafayette curve, it states that if tax rates are increased above a certain level, then tax revenue can actually fall because higher tax rate discourage people from working. Lastly, बात कर लेते हैं फिलिप कर्व की। So it states that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. तो फिलिप्स कर्व के तहत इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो कर्व्स दिए गए हैं वो किन चीज़ों के ऊपर जोर दे रहे हैं। Question number 34. Which of following statement best describe the term mezzanine financing? A. It is a financial instrument used by company for short-term loan. B. It is a financial mechanism used by venture capital to invest in high growth rate startups. C. It is a financial instrument which is a hybrid of debt and equity financing. D. None of the above. So यहाँ पे correct option हो जाता है दोस्तों C.
that it is a financial instrument which is a hybrid of a debt and equity financing. चलिए, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है मेजरेंट फाइनेंसिंग. अब तक कभी भी आपने PYQ या बिल्कुल एक हाई लेवल की एग्जामिनेशन में जो चल रही है उसमें नहीं ही देखा होगा. मेजरेंट फाइनेंसिंग ये नहीं है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बट हाँ उस टाइम पे न्यूज़ में रहा था और इसको पूछ लिया गया है. फाइनेंसिंग के बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं ऑब्वियसली इसे सॉल्व कर पाए होंगे, बट बाकी जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लें, ताकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें सॉल्व करने पे, पैशन एजुकेशन के चैनल पे पढ़ने के बाद उन्हें सॉल्व करने पे तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. So, Mezzanine financing is defined as a financial instrument which is a mix of debt and equity finance. It is a debt capital that gives the lender the right to convert to an ownership or equity interest in the company. Mezzanine finance is listed as an asset on a company's balance sheet as it is treated as equity in a company's balance sheet. It allows the company to access other traditional sources of finance. In hierarchy of creditor, mezzanine finance is subordinate to senior debt but ranks higher than equity. The return on mezzanine finance is higher in relation to debt finance but lower than equity finance. It is also available quickly to borrower with little or no collateral. So यहाँ पे जो mezzanine financing है ना वो हाइब्रिड है. मतलब एक बात की जा रही है, ये मिडल है ना, ये जो टर्म है उससे मिडल बीच का, पर किसके बीच का, डेट और इक्विटी के बीच की बात हो रही है. तब ये बीच का किस तरीके से हुआ. मान लीजिए आप किसी बैंक में जाते हैं पर आपके पास कोलेटरल रखने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप बैंक आपको बिना कोई कोलेटरल के लोन तो देंगे नहीं, है ना. किस चीज़ के, किस भरोसे पे आपको इतना बड़ा अमाउंट का लोन दिया जाए बिजनेस के लिए. तो आप कोई ऐसे फाइनेंसर के पास जा रहे हैं, मेजरेंट फाइनेंसर के पास जा रहे हैं जो रेडी है, ठीक है, जो क्या है, रेडी है बिना कोलेटरल के आपको डेट देने के लिए, डेट फॉर्म में. बट वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपने कोई कोलेटरल दिया नहीं है तो वो आपसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम के बाद आपने अपना पेमेंट नहीं चुकाया, ठीक है, मान लीजिए बॉन्ड की तरीके से होता है कि 10 साल बाद आपको चुका देना है, ठीक है, तो उस टाइम के बाद आपने नहीं कर पाए तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. तो कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो इसी को कहा जाता है मेजरेंट फाइनेंसिंग. होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. फिर भी कोई डाउट रह जाता है बच्चों तो पूछिएगा ज़रूर. Question number 35. Under the provision of Banking Regulation Act 1949, RBI can first issue direction to bank for resolution of stressed asset. Second, examine on oath any director or other officer of the bank. Third, prohibit bank against entering into any particular transaction. सो इनमें से जो हमारा स्टेटमेंट्स है उसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ये जो फंक्शन बताए गए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई के, वो करेक्ट हैं. दोस्तों आरबीआई के ऊपर से इकोनॉमी के अंदर ये जो टॉपिक आरबीआई का है, बैंकिंग का, डीएसआईबी, फिर हमारे जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड हैं, कमिटी हो गई, जीएसटी हो गया, ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. प्लीज़ इनको गो थ्रू करके जाइएगा. यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आरबीआई के बारे में. सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 1st 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा. तो इनिशियली कैलकाटा में इस्टेब्लिश की गई थी, फिर उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया था 1937 में. So the central office is where governor sits and where policies are formulated. तो originally privately owned. So RBI जो था वो पहले privately owned था, उसको 1949 में nationalize किया गया था. So since nationalization in 1949, Reserve Bank is fully owned by Government of India. Currency notes are printed in 4 presses in India: नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटका एंड शालाबोनी वेस्ट बंगाल. अब ये कुछ ऐसे एरियाज मैंने उठा करके यहाँ पे इनकी फैक्चुअल चीज़ें रख दी है क्योंकि इन एरियाज पे भी अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. So of this, Nasik and Devas presses are owned by Government of India, whereas Mysore and Salboni presses are owned by RBI, though it's wholly owned through its wholly owned subsidiary Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Limited.
कॉइन्स की बात करें, सो दे आर मिंटेड इन मिंट 4 मिंट्स लोकेटेड इन मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता and Noida. All the 4 mints are owned by Government of India. As per the Indian Coinage Act of 1906, coins can be issued up to the denomination of rupees 1000. 1 रुपये नोट की बात करें, so it is the only currency note which bears the signature of Finance Secretary of Government of India and the not of Governor of RBI. All other notes bear the signature of Governor of RBI. क्वेश्चन नंबर 36 अगेन आरबीआई के बारे में बात कर रहा है. आरबीआई कैंसल द लाइसेंस ऑफ अ बैंक ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट, बैंक डज नॉट हैव adequate capital and your earning prospectus. Second, the bank has failed to comply with the requirements of a Banking Regulation Act 1949. The bank with its present financial position would be unable to pay its present depositors in full. Fourth, public interest would be adversely affected if the bank is allowed to carry on its बैंकिंग बिजनेस एनी फर्दर. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है डी 1, 2 एंड 3, 4. ये सभी दिए गए हुए रीजंस की वजह से बैंक आरबीआई जो है किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंटल स्कीम इन गुजरात. First, under Vidyatip insurance scheme, insurance coverage is provided for accidental death of student studying in colleges. Second, Vidya Lakshmi Bond Scheme encourage the parent to send their girl child to school and to provide education at least up to primary level. Third, under Mukhyamantri Kanya Kelavani Nidhi scheme, the fund is generated through public auction of the gifts received by Honorable Chief Minister. So यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली. दोस्तों मैं उन PYQs को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ जिनके ऊपर से आपको आगे एग्ज़ाम में मदद हो सके. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज़ें उतना न्यूज़ में रही हो और उस पर से क्वेश्चन आए हो और वो उतने वायबल भी नहीं हो कि मतलब उतना ज़रूरी भी नहीं हो कि आपको आगे भी कुछ हेल्प कर सकते हैं. मैं उन क्वेश्चंस को या बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं चीज़ें तो मैं उनको नहीं डिस्कस कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ. ऑब्वियसली अभी ये टाइम है आपका बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन पे फोकस करने का. फाइन. क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन गुजरात ड्यूरिंग 2020-21. Gujarat is the largest producer of groundnut and second, the state is the second largest producer of cotton. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1 कि गुजरात जो है ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. कॉटन की बात कर लेते हैं दोस्तों. Climatic condition, it thrives in hot sunny climate with long frost free period, approximately 210 days, and require high temperatures, light rainfall or irrigation and bright sunshine. Soil type, it grows well in a Deccan plateau, black cotton soil, deep alluvial soil in northern India, black clay soil in central region, and mixed black and red soil in the southern zone. Sensitivity, while cotton can tolerate some salinity, it is highly vulnerable to waterlogging. Growth cycle, it is a kharif crop. Cotton requires 6 to 8 months to mature. बात कर लेते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की. It is commonly hailed as a gold standard in textile manufacturing, holds a coveted position in world of high quality fabric. Most extra long staple cotton comes from the species Gossypium barbadense, commonly known as Egyptian or Pima cotton. ELS varieties boast fiber length of 30 mm and above. प्रोडक्शन ऑफ कॉटन की बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ कॉटन, वाइल चाइना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड यूएस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट. ध्यान में रखिएगा कि इंडिया जो है वो कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जोन की बात करें तो सेंट्रल जोन, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश हैं. ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वाइट गोल्ड. इंडिया के अंदर जो 67% ऑफ इंडियन कॉटन ग्रो किया जाता है वो रेनफेड एरिया से होता है और बाकी का 33% इरीगेटेड एरिया से आता है. हाइब्रिड कॉटन के बारे में बात कर लेते हैं. कॉटन मेड बाय क्रॉसिंग टू parent strains that have different genetic characteristics. Hybrids are often spontaneously and randomly created in nature when open pollinated plants naturally cross-pollinate with the other related variety. While BT cotton, it is a genetically modified pest-resistant variety of the cotton.
क्वेश्चन नंबर 39, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 2020 एक्सटेंडेड डील। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज 38 सितंबर 2022। काफ़ी फैक्चुअल थी ये चीज़, इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है मैंने दोस्तों। आ जाते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो यहाँ पे बात की गई है जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल अ जॉइंट फोरम ऑफ अ सेंटर एंड स्टेट। Second, every decision of the GST Council shall be taken at its meeting by a majority of not less than 2/3 of a weighted vote of member present and voting. Third statement, the vote of central government shall have a weightage of 1/3 of the vote cast. सो दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इकोनॉमी है जो सब्जेक्ट, उसमें से कौन सी एरिया के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उसमें से अभी मैंने नाम लिया था कि जीएसटी के ऊपर। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स regime केम इनटू फोर्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल 102nd अमेंडमेंट बिल was passed by both houses of parliament in 2016। तो ध्यान में रखिएगा, ये 122nd अमेंडमेंट बिल के द्वारा कौन सा अमेंडमेंट है, वो 101 है, और जो बिल नंबर था वो 122 था। द जीएसटी काउंसिल जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सो इसकी वजह से आपका ये जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट हो जाता है। इट वॉज सेट अप बाय प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल के तहत, 279A सब क्लॉज 1 ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसके मेंबर के बारे में बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर ये लिए जाते हैं। इच स्टेट कैन नॉमिनेट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर एज अ member. So GST was introduced to 101 Constitutional Amendment Act 2016। ध्यान में रखिएगा, it is one of the biggest indirect tax reform in the country। So GST किस तरीके का टैक्स है, indirect tax reform है। It was introduced with the slogan of a one nation one tax। दोस्तों यहाँ पे जिन बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो करें, वहाँ पे ज़रूर से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे कि आपका इनकम टैक्स जो लगता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होगा, और आपकी जो अलग चीज़ें चार्ज की जाती है जैसे एक्सरसाइज ड्यूटी हो गई, वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन द कंट्री। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द स्लोगन ऑफ वन नेशन वन टैक्स। द जीएसटी हैज subsumed indirect taxes as excise duty, value addition tax, service tax, luxury tax, etc. It is essentially a consumption tax and is levied at the final consumption point। So ध्यान में रखिएगा, ये consumption tax है। The council, according to Article 279, is meant to make recommendation to the union and the state on important issue related to GST, like goods and services that may be subjected or exempted from GST model GST laws। It also decide on various rate slabs of the GST। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो PYQs की सीरीज़ है यहाँ पे ही समाप्त होती है। कोई डाउट्स रह जाता है, कोई कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ तो कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जो आपको अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते रहना है, दैट इज टारगेट जीपीएससी क्लास 1 टू प्रीलिम्स क्लियर। ठीक है, आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा। एंड इसी तरीके से मज़े के साथ पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। आप जितनी भी मेहनत और शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान ये चीज़ें जो सुप्रीम पावर है वो ये चीज़ें को देख रहे हैं, एंड आपको एक टाइम पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, बट सक्सेस पाने के पहले आपको अपना 100% देना होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। सो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत जारी रखिए दोस्तों। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेष है। आप सब जितनी मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में लेकर के आएँ, इसी शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो का यहाँ पे ही एंड करते हैं। आप सभी इसी प्रकार से अपना ढेर सारा प्यार हमारे पैशन एजुकेशन चैनल को देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।